इसे होश में आने में माज कुछ ही वक़्त लगा था। वो एक नीम तारीक कमरे में मौजूद थी, जिसके कोने में एक बल्ब लटका हुआ था, जो अपनी नाकाफ़ी रोशनी से कमरे का अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा था। सामने एक लोहे का दरवाज़ा था जो शायद बंद था। इसने जब अपने दिमाग पर जोर दिया तो इसे याद आ गया कि इसके साथ हुआ क्या था। इंजेक्शन लगने के बाद वो कुछ भी याद करने से कासिर थी। वो फर्श से उठी तो एक ज़ोर का चक्कर आया और इसने बरवक्त दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से रोका। फिर धीमी रफ्तार चलती हुई वो दरवाजे तक आई और इसे खोलने की कोशिश की तो इसे बाहर से मुकफल पाया। अभी वो पलटने ही लगी थी कि इसे बाहर से किसी के बातें करने की आवाज़ आई। इसने अपने कान आवाज़ की जानिब मरकूज़ कर दिए। हातिम साहब के हुक्म पर हम इसे यहाँ ले आए हैं, लेकिन अगर जमील खाकवानी को पता चल गया कि ये काम हमने किया है तो वो हातिम का जो हाल करेंगे सो करेंगे, लेकिन बच हम भी नहीं पाएंगे। आवाज़ क्या थी? गोया सूर था जो इसके कानों में फूंक दिया गया था। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि हातिम इस हद तक भी गिर सकता है। वो तो इसे माज़ी इंतकाम की आग में जलता एक सरफिरा समझ रही थी, लेकिन वो तो पूरा सरफरोश ही निकला था। वो दीवार का सहारा लेती वहीं बैठती चली गई और इसकी आंखें ना चाहते हुए भी आंसू बहाने लगी। बाजू में इसे शदीद दुखन हो रही थी और इसने अपना हाथ अपनी कोहनी पर लगाया तो इसे खून की चिपचिपाहट महसूस हुई। शायद इसे लाने वालों ने इसे बेध्यानी में ज़मीन पर पटक दिया था, जिससे इसकी कोहनी ज़ख्मी हो गई थी। इतने कमीने और घटिया निकलोगे हातिम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह करे मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, फिर देखना मैं बाबा से बोल कर तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। वो अपनी कोहनी सहलाते हुए सिसकियाँ लेने लगी। ये तो देख लेते कि मैं किस हाल में हूँ। फ़ोन पर मेरे साथ रहे कि पता लगा सको तुम्हारा काम हुआ भी है या नहीं। वो दर्द से कराहते हुए बोली। इसे फिर से सर्दी चढ़नी शुरू हो गई और वो कांप रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर दे रही थी कि इन हालात में क्या करे, लेकिन दिमाग पर तारी होती गनूदगी से कुछ सोचने नहीं दे रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके गहरे सांस लेने लगी कि अचानक इसे बाहर से उठा पटक की आवाज़ें आईं और फिर एक दो फायर भी हुए। वो सहमी हुई दीवार के साथ ही लग गई। बाहर शोर बुलंद होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बंदे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। फिर इसे अचानक से हातिम की चिंगारती हुई आवाज़ सुनाई दी। किधर है वो? हरामजादे, मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ रखा है उसे? हातिम शायद किसी को मार मार कर इससे पूछ रहा था। यहाँ कोई नहीं है साहब, कसम ले लें बस हम दोनों ही हैं। उसे उसी बंदे की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी जो कुछ देर पहले हातिम का जिक्र कर रहा था। कहाँ है वो तुम्हारा बाप टीटी? और किधर छुपा हुआ है वो बुज़दिल बैन के आगे शेर बनने वाला सुलेमान? इसे हातिम की फिर से दाढ़ती हुई आवाज़ सुनाई दी तो इसके दिमाग में भंवर से चलने लगी, क्योंकि वो समझ ना पा रही थी कि यह सारा क्या माजरा है। हातिम, मैं इधर हूँ। अचानक ही इसने अपनी सारी कुव्वत फेफड़ों में जमा करते हुए चीख कर हातिम को आवाज़ दी जो सन्नाटे में गूंज कर रह गई। फिर इसे दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो दरवाजे पर आकर थम गई और एकदम से दरवाज़ा खुल गया। इसे अपने बिल्कुल सामने बाहर से आती मदम रोशनी में हातिम का हियोला नजर आया तो वो लड़खड़ाती हुई उठी और इसके सीने से लग गई। एक मरतबा फिर से वो भूल गई थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो हातिम को जी भर कर कोस रही थी। मुनीर भाई, आप मुझे कवर दो, मैं इसे गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, हातिम ने अपने साथ आए बंदे को मुखातिब करते हुए कहा और इसे गोद में उठाकर तेजी से बाहर की जानिब चल पड़ा। शायद वहाँ और भी बंदे पहुँच चुके थे, इसलिए तो जब हातिम इसे उठाए मेन दरवाजे तक पहुँचा तो एक बंदा सामने से आकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, जो हातिम की लात सीने पर खाकर वापस पलट कर गिरा। अंदर फायरिंग शुरू हो चुकी थी, इसलिए हातिम ने भी एक हाथ से बड़ी मुश्किल से अपनी गन निकाली और सामने बड़े बंदे की टांगों में, जो कि उठने की कोशिश कर रहा था, फायर झोंक दिया। मेरे साथ रहना हुरो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हातिम इसके चेहरे को देखते हुए बोला। वो बहुत गौर से इसे ये सब करते देख रही थी, जो इस वक्त फुल टाइम एक्शन हीरो लग रहा था और परेशानी के आलम में इसे उठाए चला जा रहा था। आखिरी बात जो इसे याद रही थी वो ये थी कि हातिम ने वहाँ अच्छा खासा उद्यम मचा दिया था और इसे बहिफाजत लेकर बाहर निकल आया था। फिर सब कुछ इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो दुनिया व माफिया से बेखबर एक मरतबा फिर से गहरी गनूदगी में चली गई। वो इसलिए जब गाड़ी तक आया तो इसे एहसास हुआ कि इसके बाजुआ में मौजूद हुरैन का वजूद ढीला पड़ चुका है। अपनी गाड़ी में डालते हुए इसने मुनीर को साथ लिया और गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब भगा दी। देख ले शहजादे, इसे यूँ अपने साथ लेकर जाना कहीं तेरे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दी, मुनीर दूरंदेशी से सोचते हुए बोला। और कोई चारा नहीं मुनीर भाई, इसे बर वक्त ट्रीटमेंट न मिली तो कुछ भी बुरा हो सकता है। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाते हुए बोला। कुछ ऐसा कर कि यह अस्पताल भी पहुंच जाए और तेरा नाम भी ना आए, वरना यकीन रख तो बुरी तरह से फंस जाएगा, मुनीर इसे समझाते हुए बोला, जो इसकी समझ में भी आ गया। आप ही बताओ क्या है आपके दिमाग में? वो एक ठंडी सांस खारिज करते पिछली सीट पर बेसुध पड़ी हुरैन को देखते हुए बोला। मैं इसे लेकर जाता हूँ, मैं कोई भी बहाना कर दूंगा कि यह लड़की मुझे रास्ते में बेहोशी की हालत में मिली है,
मुनीर इसे समझाते हुए बोला तो वो रजामंद हो गया। अभी इसके लिए सबसे ज़रूरी काम हुरैन को तिब्बी इमदाद दिलवाना था। वो हॉस्पिटल से थोड़ा पहले गाड़ी से उतर गया और मुनीर के साथियों का इंतज़ार करने लगा, जो इनके पीछे थोड़े फासले से आ रहे थे। सुबह की अज़ानें शुरू हो चुकी थी और इसे मस्जिद जाने की शदीद ख्वाहिश हो रही थी ताकि अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र अदा कर सके। कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुनीर के साथी भी इसकी गाड़ी में पहुंच गए तो वो इनके साथ बैठते हुए करीबी मस्जिद तक जाने का बोला। अभी वो नमाज से फारिग हुआ ही था कि मुनीर की कॉल आ गई। हाँ भाई जवान, किधर है तू? मुनीर चहकती हुई आवाज़ में बोला, जो इस बात का मज़र था कि वो कामयाब रहा है। काम हो गया मुनीर भाई? इसने छूटते ही पूछा। यार जी, मैं तो इसे बड़ा VIP किस्म का अस्पताल समझता था, लेकिन ये भी साला अपने सेंटर अस्पताल की तरह ही निकला। मुनीर हंसते हुए बोला। क्या मतलब? खुलकर बताओ ना भाई। अपना जोश दबाते हुए बोला। मतलब ये मेरी जान कि मैं इसे सीधा इमरजेंसी में ले गया और रोला डाल दिया कि फौरी इमदाद दी जाए। वो इसे लेकर जैसे ही अंदर गए तो मैं वहाँ से खिसक लिया। मुनीर हंसते हुए बोला तो इसकी भी हंसी निकल आई। वाह मुनीर भाई, या अल्लाह तेरा शुक्र। अब पता कैसे लगेगा कि इसे इमदाद मिल भी रही है या नहीं? वो परेशानी से बोला तो मुनीर ने इसे तसल्ली दी। ओ यार, अब तक इन्हें पता भी चल गया होगा कि वो जमील खाकवानी की बेटी है। अभी तो सबकी दौड़े लगी हुई होंगी और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुनीर मज़े से बोला। कैमरों में आ गए तो फिर क्या होगा मुनीर भाई? इसने डरते हुए पूछा। मुँह छुपाया हुआ था मैंने। अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। और तो फ़ोन पर ये सारी बातें पूछेगा या मिलेगा भी? तो वो आने का बोलकर फ़ोन बंद कर गया और मस्जिद से निकलकर सीधा एवरनेस्ट की तरफ गाड़ी भगाने का बोला। इसे बेहद खुशी का एहसास हो रहा था कि वो अपनी हुरैन को बरवक्त बचाने में कामयाब रहा, वरना इसे सुलेमान से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इन लोगों में से था जो अपने मफाद के खातिर अपने खूनी रिश्तों को भी रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाते। और वो तो था भी ऐसा, अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। तुम देखना सुलेमान, इस बात का जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा, और तब मारूंगा जब तकलीफ़ भी तुम्हें ही सबसे ज़्यादा होगी। याद रखना, हातिम कभी किसी का उधार नहीं रखता, और जब कर्जदार तुम जैसा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से बिड़बिड़ाते हुए आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा गया। इसे सुबह कहीं जाकर होश आया। इसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो हर चीज़ धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन जब दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो सब कुछ वाज़ेह हो गया। वो थोड़ी देर इसी तरह लेटी छत को घूरती रही और फिर इसे गुजरी रात की बातें याद आना शुरू हो गईं। इसने घबराकर अपने बाजू की तरफ देखा जिसमें ड्रिप लगी हुई थी और इसमें मौजूद महलूल कतरा कतरा इसके जिस्म में जा रहा था। इसने अपना मोबाइल तलाश किया जो इसके तकिए के नीचे ही मौजूद था, यानी कि रात जो भी देखा वो एक ख्वाब था। वो नासमझी से बिड़बिड़ाई और फिर फ़ौरन से हातिम को कॉल मिलाई, जो कि थोड़ी देर बाद अटेंड कर ली गई। हातिम, रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा यार। मैंने देखा कि किसी ने मुझे अगवा कर लिया है और फिर तुम मुझे बचाने आए हो। कसम से बहुत मारा मारी वाला ख्वाब था। बहुत गोलियां चली और बड़ा फसाद हुआ। वो झुरझुरी लेते हुए एक ही सांस में बोल गई, हाँ। रात तुम मुझसे बात करते करते खामोश हो गई थी। फिर काफ़ी देर जब कोई रिस्पांस ना आया तो मैं समझ गया कि तुम सो गई हो। फिर मैं भी फ़ोन बंद करके सो गया था। हातिम अटक अटक कर बोला तो वो हंसने लगी। कसम से ख्वाब में तुम सही एंग्री यंग मैन बने हुए थे। गोलियां चला रहे थे, लाते घुमा रहे थे और मुक्के बरसा रहे थे। उफ, सही जान निकाल देने वाला ख्वाब था। वो इसे मज़े से बताने लगी तो हातिम हंस पड़ा। कमाल है, लोग बीमारी में अपना आप भूल जाते हैं और तुम हो कि इस हाल में भी ऐसे ख्वाब देख रही हो। हातिम इसे छेड़ते हुए बोला तो एकदम से खामोश हो गई। इसे वो सब याद आ गया जिस वजह से वो इस हाल को पहुंची थी। अच्छा हातिम, फिर बात होती है, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वो बहाना गढ़ते हुए बोली और हातिम अभी कुछ कह ही रहा था कि वो लाइन काट गई। तुम तो असल में भी ऐसे ही हो हातिम, जो मेरे बाप भाई को वक्ता डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे बीच में लाकर तुमने अच्छा नहीं किया। वो फिर से उदास हो रही थी कि कमरे में मंसूरा बेगम और जमील साहब दाखिल हुए और इन्हें देखकर वो सब कुछ भूलकर इनसे शिकवे शिकायतों में मगन हो गई। बाबा मुझे जल्दी यहाँ से निकालें, ये सब घर में भी तो हो सकता है ना, मैंने अब यहाँ नहीं रहना। वो जमील साहब को देखते हुए रूठे लहजे में बोली तो वह हंस पड़े। ओ बाबा की जान, बात हो गई है मेरी डॉक्टर से, बस ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो हम घर चलते हैं। वैसे खुशखबरी देते हुए बोले तो एकदम से खुश हो गई। पूरी रात मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते रहे, बस ये ख़त्म हो गई है, आप डॉक्टर को बुलाएं और मुझे यहाँ से ले चलें। वो ड्रिप को देखते हुए बोली तो जमील साहब बाहर निकल गए, जबकि मंसूरा बेगम इसके सिराने बैठकर इसके बालों में हाथ फेरने लगी। बस मेरी बच्ची, अभी चलते हैं घर, बेफिक्र रहो, उन्होंने प्यार से कहा और फिर इसकी दिलजोई करने लगी। इतनी देर में जमील साहब बमा डॉक्टर के कमरे में आए तो डॉक्टर जल्दी जल्दी इसके बाजू से ड्रिप उतारने लगा और फिर वो इसे अपने साथ लिए घर की तरफ चल पड़े। आरामदेह लैंड क्रूज़र की पिछली सीट पर वो आंखें मूंदे बैठी हुई थी और इसकी सोचों में वही ख्वाब चल रहा था जिसमें हातिम ने इसे अपनी गोद में उठाया हुआ था
और लोगों से लड़ता हुआ बाहर निकाल रहा था और वो इसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। फिर हातिम ने अपने सामने मौजूद बंदे की टांगों में फायर मारा। मेरे साथ रहना हुरो, जब तक हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसे हातिम की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम से हड़बड़ा कर इसने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन गाड़ी के मदम शोर के सिवा इसे और कुछ ना सुनाई दिया। सुलेमान अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था और इसके सामने टीटी सर झुकाए नदामत से खड़ा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन खुल जाए और वो इसमें समा जाए। हाँ तो टीटी साहब, बड़े फन्ने खान बने फिरते हो, निकल गई ना तुम्हारी सारी हवा। सुलेमान इसे देखता हुआ ज़हर खंद लहजे में बोला, सर जी जितना मेरा काम था मैंने ईमानदारी से पूरा किया। अब मुझे क्या पता था कि हातिम ऊपर से आ जाएगा, और फिर ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। टीटी सर झुकाए बोला, तुमने देखा कि वो हातिम ही था, और बिलफर्ज अगर वो था भी तो इसे कैसे पता चला कि हम ये वारदात डालने वाले हैं। वो टीटी को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला, पता नहीं सर जी, लेकिन वो आते ही पूछने लगा कि इसे कहाँ रखा हुआ है। और फिर टीटी अचानक से चुप हो गया। और फिर क्या टीटी? सुलेमान अचंभे से इसे देखते हुए बोला, और सर जी वो हुरैन बीबी ने खुद चीख कर इसे आवाज़ दी थी कि हातिम मैं इधर हूँ, तभी इसे पता चला कि हमने इसे कहाँ रखा हुआ है। टीटी सर झुका कर बोला तो सुलेमान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा? हुरैन ने इसे पुकारा था? कोई तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? अपनी नाकामी को मेरी बहन पर डालने से पहले सोच तो ले कि अगर ये झूठ निकला तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा। वो तैश के आलम में बोला तो टीटी सहम कर एक कदम पीछे हट गया। सर जी मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन मेरा जो बंदा यहाँ था जो इन लोगों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ है, इसने मुझे बताया है। टीटी सहमे हुए लहजे में बोला, बकवास बंद करो हम इसे खामोशी से हॉस्पिटल से उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं। 2 घंटे बाद वो हरामज़ादा यहाँ अगर इसे वापस ले जाता है और अस्पताल छोड़कर खामोशी से निकल जाता है। ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। हम में से कोई जो इसे हर बात की खबर पहुंचा रहा है। अब देखना यह है कि नमक हरामी कौन कर रहा है। सुलेमान इसे घूरते हुए बोला तो वो थोड़ा और सहम गया। वो तो मैंने अस्पताल फ़ोन करके कहा कि ये हमारी इज्जत का मामला है, बेहतर है ये खबर जमील साकवानी तक ना पहुँचे, वरना पूरा अस्पताल लाइन हाजिर हो जाना है, तब कहीं जाकर ये बात दबी है। सुलेमान परेशानी से बोला तो टीटी ने नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन बॉस हुरैन बीबी तो फिर भी आपके घर वालों को बता देंगी कि इनके साथ हुआ क्या था। इन्हें होश में आता देखकर इतना तो हमने कर दिया था कि मेरे बंदों ने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया था कि यह हातिम साहब का काम है। टीटी सुलेमान को बताते हुए बोला, यार तू किधर मर गया था? तू ये सब अपनी निगरानी में नहीं करवा सकता था। सुलेमान फिर से इसे लिताड़ना शुरू हो गया। बॉस वो मैं बस वॉशरूम तक ही गया था कि बाहर इन्होंने हल्ला बोल दिया। जब तक मैं बाहर निकला वो अपना सारा काम करके जा चुके थे। मेरे 2 बंदों ने मुजामत की कोशिश की तो उन्होंने बेदरेक फायर खोल दिया। टीटी अपनी सफाई देते हुए बोला, और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, जो भी मुखबर निकला वो पकड़ा जाएगा, तुम बस वॉशरूम में घुसे रहना। वो टीटी को जाने का इशारा करते हुए बोला और दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। टीटी तो चला गया था, लेकिन इसके शातिर दिमाग में शक का कीड़ा जगा गया था। इसके दिमाग में बस यही बात फंस कर रह गई कि हुरैन ने खुद हातिम को आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का बताया था। इससे पहले भी एक मरतबा थप्पड़ वाले मामले में वो इसके शक की जद में आ चुकी थी, यानी कि घर का भेदी ही लंका ढाने पर तुला हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हुरैन। वो मेज़ पर मुक्का जड़ते हुए बोला और मेज़ पर से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर की तरफ लपका। इसे घर जाकर सुन गुन लेनी थी कि हुरैन अपने अगवा के बारे में क्या बात कर दिया है, और कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे इस पर शक किया जाए। सोचों का बवाल लिए वो अपनी गाड़ी में बैठा और इसे घर जाने वाले रास्ते पर भगा दिया। अगर इस सारे मामले में हुरैन मुलव्वस निकली तो फिर तो समझो कि बाबा मेरी बात के कायल हो ही जाएंगे। दूसरा, मेरा खोया हुआ वकार भी मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि एक यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए मैं दोबारा से अपनी उधड़ी हुई इज़्ज़त बहाल कर सकता हूँ। वो मुतफ़िकर अंदाज में सोचता हुआ गाड़ी की रफ्तार में इजाफा करता चला गया। जमील साहब की फैक्ट्री के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, क्योंकि कोई नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था और धड़ाधड़ अपना केमिकल सप्लाई कर रहा था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि माल की कीमत क्या जा रही है, वो बस अपने काम में मगन था और नुकसान इन्हें और इन जैसी दूसरी छोटी फैक्ट्रियों को हो रहा था। ये क्या बकवास है आरिफ साहब, जो हमसे माल लेते हैं वो तो अपना ऑर्डर देना, ये क्या कि वो भी नहीं ले रहे? जमील साहब गुस्से से बोले, सर मैं पता लगा रहा हूँ कि किससे माल लिया जा रहा है, फिर मैं आपको फाइनल रिपोर्ट देता हूँ। आरिफ साहब घबराए हुए लहजे में बोले, यार पहले क्या कम मुसीबतें हैं जो ये और सर पर पड़ती जा रही हैं। जमील साहब झिंझलाए हुए लहजे में बोले और फ़ोन रख दिया। सलाम बाबा आवाज़ पर उन्होंने मुड़ कर देखा तो सुलेमान को खड़े पाया। तुम फिर आ गए, अब कौन सी नई दास्तान लेकर आए हो? जमील साहब तंजिया लहजे में बोले, ऐसी कोई बात नहीं बाबा, बस वो हुरैन का पता लगा था तो इसे देखने आया था। सुलेमान नज़रें झुका कर बोला, अपनी कमरे में है वो, चले जाओ ऊपर।
इसे ऊपर जाने का इशारा करते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। आप भी साथ ही आ जाए ना बाबा। इसने इन्हें रोक दिया तो वो कुछ देर सोचते रहे और फिर इसके साथ हो लिए। दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर दाखिल हुए तो सामने हुरैन मुरझाई हुई सी बेड पर बैठी थी। इस बुखार ने वाकई में इसे निचोड़ कर रख दिया था। कैसी हो हुरैन, ये क्या कर लिया तुमने? सुलेमान अपने लहजे के बरखिलाफ प्यार से बोला तो हैरत से इसे देखने लगी। खैरियत है ना? ये तुम आज इतने आराम और सुकून से कैसी बात कर रहे हो? वो हैरान ही तो रह गई थी। ये तुम्हें देखने आया है हुरैन बच्ची, इसलिए ज़रा आराम से बात करो। दो ही बहन भाई हो, तुम हर वक्त आपस में लड़ते रहते हो। जमील साहब को बीच में मुदाखलत करनी पड़ी। हॉस्पिटल में सब ठीक था ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? सुलेमान इनकी तरफ देखकर बोला तो वह मुस्कुरा उठे। एक फ़ोन ही काफ़ी था मेरा, पूरे हॉस्पिटल की दौड़े लग गई थी। बस 2 ही दिन में इसे ठीक करके भेज दिया उन्होंने। जमील साहब सीना फुलाते हुए बोले तो हुरैन की हंस निकल गई। अच्छी तरह ख्याल रखा ना फिर हॉस्पिटल वालों ने मेरी बहन का? तो एक बार फिर हुरैन को देखते हुए बोला तो हंस पड़ी। हाँ जनाब, बहुत अच्छा ख्याल रखा मेरा। और आप क्या सुनना चाह रहे हैं? हुरैन तीखे लहजे में बोली तो सुलेमान उठ गया। बस यही देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। वो हुरैन को मायने खेज नज़रों से देखते हुए उठ खड़ा हुआ। बाबा मुझे आपसे बात करनी है, ज़रा नीचे तो चलें। सुलेमान इनसे मुखातिब होते हुए कमरे से निकल गया तो वो भी हुरैन पर एक प्यार भरी नज़र डालते हुए नीचे लाउंज में आ गए। मुझे पता लगा है कि हमारी फैक्ट्री का काम ठप होता जा रहा है, कुछ पता चला आपको? सुलेमान सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे भी खबर मिल चुकी है। आरिफ को बोला है मैंने कि पता करके बताए। अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि कौन है जिसने अपनी बर्बादी को दावत दी है। वो क्रोफर से बोले। मैं भी इसी ताक में हूँ कि कौन है जो हमारे ग्राहकों को अपना माल सप्लाई बेच रहा है। मैं भी इस काम में लगता हूँ, आप भी अपने ज़रा इस्तेमाल करें। सुलेमान पुरसोच लहजे में बोला तो वो सर हिला कर रह गए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कोई अपडेट हो तो मुझे फ़ौरन से बता दीजिएगा। वो इन्हें सलाम करते हुए उठ खड़ा हुआ और लाउंज से बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं बैठे सोचते रह गए कि कौन ऐसा है जो खुद अपना हाथ आग में डालकर जलाना चाहता है। इसका महलनुमा घर तकरीबन तैयार हो चुका था और मुनीर इसे विज़िट करवाने के लिए लाया हुआ था। इसने जब घर को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर वाकई में अपनी मिसाल आप था और मुनीर ने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वाह मुनीर भाई, मज़ा आ गया। आपने तो मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे सामने खड़ी कर दी। वो मुनीर को देखते हुए बोला। अब तो रिश्ता इतनी ऊंची जगह जोड़ रहा है तो फिर कुछ तो बात होनी चाहिए ना। मुनीर इसे देखकर अपने अज़ली अंदाज में मुस्कुराया तो वो भी हंस पड़ा। वैसे इसे पता नहीं चला कि इस रात हुआ क्या था। वो तो इसे ख्वाब ही समझ रही है। वो मुनीर पर इंकशाफ करते हुए बोला। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि अस्पताल वालों ने भी बात दबा दी। मुनीर हैरानी से बोला तो वो फीका से मुस्कुरा दिया। इस कमीने ने मना कर दिया होगा अस्पताल वालों को। मैं जितना इसे जानता हूँ अपनी नाकामी का जोर इसने अस्पताल वालों पर निकाल दिया होगा। वो मायने खेज लहजे में मुनीर को बताते हुए बोला। हाँ शहजादे, अब भाभी कैसी है? मुनीर कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इसकी हंसी निकल पड़ी। आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है। और ये तो बताओ कि इस घर में आप किधर रहोगे? वो बात बदलते हुए बोला। ना बाबा, इस घर में रहा तो जन्नत खाला ने मेरा बुरा हाल कर देना है। मैं दूर ही भला। मुनीर कुछ इस अंदाज में बोला कि इसका कहका निकल गया। अब इतनी भी सख्त नहीं है मेरी अम्मा जान, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इसकी बात पर मुनीर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया जिसे इसने बखूबी ताड़ लिया। और परेशान न रहा करो मुनीर भाई, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो आम से लहजे में बोला। लेकिन मुनीर इसे देखता रह गया। बस मेरे भाई, इसी उम्मीद पर तो मैंने अपनी दुनिया कायम की हुई है। बस अब सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। मुनीर खोया हुआ सा बोला तो वह हंस पड़ा। वाह मेरे फिलॉसफर भाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो इसे दुआ देता हुआ वहाँ से निकल आया और मोटरसाइकिल घर के रास्ते पर डाल दिया। अभी वो घर पहुँचा ही था कि इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया। इसने फ़ोन निकाल कर देखा तो हुरैन इसे कॉल कर रही थी। जी हुरो, कैसी हो तुम? वो मोटरसाइकिल बंद करते हुए बोला। हातिम, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? हुरैन मसरूफ़ से अंदाज में बोली। हाँ क्यों नहीं, कहाँ मिलना है, मैं आ जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। हुरैन से मिलना इसके लिए हमेशा ही खुशी का बायस बनता था, इसलिए अब भी फ़ौरन ही तैयार हो गया। मैं आधे घंटे में तुम्हें वहीं कैफ़े ब्राउन में मिलूंगी। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो फ़ोन काट गई और वो स्क्रीन को घूरता रह गया। एक तो इस लड़की को जल्दी पता नहीं किस चीज़ की होती है। वो चिढ़ते हुए बोला और मोटरसाइकिल दोबारा से स्टार्ट करते हुए इसका रुख कैफ़े ब्राउन की जानिब कर दिया।